नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज का टाइटल देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चिकित्सा पद्धतियों की तुलनात्मक विवेचना। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, वैद्य, उनका नाम मुझे अभी तक बताया नहीं गया है, और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। और इन तीनों के साथ हम कंपैरिजन करेंगे चिकित्सा पद्धतियों की। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड आजकल एक नया चीज चल रहा है दुनिया में, और वो चल रहा है कि वर्ल्ड में पेंडेमिक रेस्पॉन्स कैसे तैयार किया जाए, एंड दैट इज डन बाय इनिशिएटेड बाय बोरिस जॉनसन इन WHO। और उसके बारे में बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको रिजेक्ट भी किया है, बिकॉज उनको लगता है कि दैट विल एनेबल द वर्ल्ड to take over, or especially the Western powers, to take over countries in the name of pandemic response। ये चल रहा है। तो आप लोगों ने कुछ ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस पे करें शो, तो मैं दोनों को एक बार कंबाइन कर दूंगा। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और एक गुमनाम वैद्य। रहस्यमय वैद्य, नमस्कार जी। नमस्कार। हिमालय में बैठकर आप लोगों को एक अद्भुत साधक वैद्य से परिचय कराएंगे, तो आप लोगों को अनुमान होगा कि भारत में चिकित्सा पद्धति कैसी थी, नहीं कैसी है आज के दिन। तो आइए, ये वैद्य जी हमारे साथ है। वैद्य अनुपम जी, ये मध्य प्रदेश के शारदा देवी मंदिर जो है, शारदा देवी जहाँ विराज रही हैं, उस मैहर से हैं। और इनके बारे में धीरे धीरे मैं बताऊंगी, क्योंकि 2-3 एपिसोड करेंगे जिसमें इनके रहस्यमय व्यक्तित्व, साधना और क्या GDP GNP में कंट्रीब्यूशन हो सकता है भारतीय चिकित्सा पद्धति का, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो मैं बात की शुरुआत करती हूँ। यूरो अमेरिकन ब्लॉक का क्लेम है 2-3, वो साइंटिफिक है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, अतः उनका हर काम कॉस्ट एफिशिएंट है। तो केवल आइए हम चिकित्सा पद्धति पर आते हैं। ये जो एलोपैथी है, ये 100-150 साल का मामला है। इसमें जो हॉस्पिटल है, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट है, जो ऑपरेशन है, जो पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री का काम है संसार भर में करोड़ों नहीं अरबों लोगों को बीमार करना, कैसे? दवाइयों के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, और फिर उनको उस बीमारी से ठीक करने की प्रक्रिया में दूसरी दवाइयां देना, दूसरी दवाइयां देके उनके शरीर को जीर्ण शीर्ण करना, और उसके बाद मुनाफा कमाना। तो मुनाफा कौन कमा रहा है? मुनाफा व्यक्ति कमा रहा है, मुनाफा कंपनी कमा रही है, किंतु नेशनल इकोनॉमी और जो ये धरती माता है, जो प्लैनेट अर्थ है, जो स्पेसशिप अर्थ है, इसकी इकोनॉमी कितनी बुरी तरह डैमेज हो रही है। तो बिना ज्यादा बहस के 2-4 चीजें मैं बता रही हूँ। कोई 10, 20, 30, 40, 45 साल से एलोपैथिक सिस्टम में, जिसको ये मॉडर्न सिस्टम कहते हैं, जिसका अर्थ समय आधुनिक काल से बिल्कुल नहीं है, जिसका अर्थ है यूरो अमेरिकन चर्च पर आधारित सेकुलर माइंडसेट से बना हुआ हॉस्पिटल, ऑपरेशन और पैथोलॉजिकल एस्टैब्लिशमेंट। तो ये एस्टैब्लिशमेंट का जो एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है, वो भुगतता है नेशनल इकोनॉमी, रीजनल इकोनॉमी और प्लैनेट अर्थ की इकोनॉमी। अब हमारे सामने जो बैठे हुए हैं अनुपम वैद्य जी,
इसे अचानक जैसे दैव की कृपा से, दैव संयोग से 6 तारीख को हिमालय के इस स्थान पर भेंट हुई। 6 मई को मैं आई थी अपने घर में और 6 मई को ये और इनकी पत्नी डॉक्टर सुभद्रा कार्की, वो भी एक श्रेष्ठ वैद्य है, उनको भी मैंने निवेदन किया है चैनल पर आने के लिए, गायनोकोलॉजिस्ट है। ये दोनों अचानक एक विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, उसके बारे में हम लोग साल भर बाद बताएंगे, एक अत्यंत विशिष्ट अनुष्ठान के लिए इस तपोभूमि में आए। मेरा परिचय आया और शायद 9 या 10 तारीख को मैंने 4-6 लोगों की नब्ज इनको दिखाई, फिर 14 तारीख को 4-5 लोगों की नब्ज दिखाई और आज शैलेंद्र भैया की नब्ज दिखाई। बस ये, और इस नब्ज के द्वारा पूरे सिस्टम का डायग्नोसिस कागज पर लिख दिया, लिखकर उस व्यक्ति को दे दिया, भाई पढ़ के बताओ क्या सही है क्या गलत है। अभी तक हम 10, 12, 13, 14 लोगों ने नाड़ी दिखा लिया। मेरी आयु 70, मिश्र जी की आयु 80, चलन भैया की आयु 60 और सबसे कम आयु वाली एक 25-26 साल की जो मेरी लैंडलेडी है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है वो। और किसी ने भी, मैंने एक जगह कहा कि ये तो शायद ठीक नहीं है, तो वैद्य जी ने कहा वो नाड़ी मैंने नहीं देखा, उसका परीक्षण पुनः करूंगा, क्योंकि उस दिन मैं कुछ खा पी ली थी। तो हम 10-12 लोगों के शरीर में जो था सो था, मन में क्या था, अवचेतन में क्या था, निद्रा के स्वप्न में क्या था, वो उन्होंने लिख दिया। और केवल ये नहीं लिखा कि वर्तमान में क्या है, पहले क्या था और अभी आगे का उन्होंने नहीं लिखा है। मैं एक ऐसे वैद्य से भी मिली हूँ, शायद ये वैद्य जी भी होंगे, जो अगले 6 महीने में आने वाले व्याधियों को भी बता देते हैं नब्ज से। अब आइए इसके जरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर थोड़ी बात कर ले। इसका कुल कॉस्ट कितना है? वैद्य जी की साधना फाइनेंशियल टर्म में बहुत नन्हा। कौन सा फाइनेंशियल टर्म? जो जीडीपी जीएनपी का स्टूपिड कैलकुलेशन यूरो अमेरिकन ब्लॉक 1960-70 में करने लगे। हाँ जी, 60-70 में। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं साइमन कुजनेट्स, उनको आप उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस को पढ़िए, बहुत जगह मिल जाएगा। तो लेकिन एक बहुत बड़ी इसमें पूंजी लगी हुई है, वो पूंजी है श्रेष्ठ जीवन, शुद्ध जीवन, तपोमय जीवन, साधना का जीवन। और ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर से, वन लाइफ सिंड्रोम नहीं, एक अनंत यात्रा जिसके किसी एक पड़ाव पर, किसी एक बिंदु पर हमारे वैद्य अनुपम जी खड़े हैं और साथ में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुभद्रा कार्की खड़ी है। इस अनंत यात्रा के इस मोड़ पर इनका जो अर्जित पुरुषार्थ बल है, चिकित्सीय बल है, निदान बल है, औषधियों के ज्ञान का बल है, उसके पीछे है लाखों साल के, अनेकानेक, लाख कहूं हजार कहूं, ऋषियों का, जिन्होंने आयुर्वेद, आयु और स्वास्थ्य पर अनेकानेक दर्शन किया, ऋचाओं का, ज्ञान का, और उसको लाखों साल तक फैलाया। तो ऐसे एक श्रेष्ठ वैद्य हमारे सामने हैं। ये जो भारत के साथ बड़ा चल पड़ा है, था, थे, नहीं जी, एंशियंट पीरियड, ये 700 एडी के पहले वाले को एंशियंट कहते हैं, नहीं जी, महाभारत, कलिकाल,
5100 साल तुम्हारे स्केल पर हमारा मॉडर्न पीरियड है, और हमारे इस इंटायर मॉडर्न पीरियड में तुम्हारे ईसा संवत 2024 और हमारे विक्रम संवत में ये सभी ज्ञान सनातनियों के पास यथावत सुरक्षित है, प्रयोग में है, नियमित अभ्यास में है, भोजन में है, भेषज में है, नृत्य में है, संगीत में है, ज्ञान में है। बस ये जो मॉडर्न या स्टेट कंट्रोल्ड या यूरो अमेरिकी कंट्रोल्ड मीडिया और एकेडमिया है, वहां नहीं है। तो वहां नहीं है तो जिनके कर्म में नहीं लिखा है वो जाके एलोपैथी में अपने देह मन को चिरवाते फड़वाते हैं। हम लोगों ने पुण्य किया है तो हम वैद्य अनुपम जी का दर्शन भी कर लेते हैं और उनके श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ भी मिलता है। तो आप वैद्य अनुपम जी कुछ बताएंगे, शैलेंद्र भैया प्रश्न पूछेंगे, मेरा काम हो गया। वो अपनी कुर्सियां अरेंज कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं कुर्सियां अरेंज कर रहे हैं तो अभी पहले आप सेटल हो गए। शैलेंद्र कुमार जी प्लीज पीछे का सुंदर घर देखिएगा। हाँ, पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी, उनके पीछे मेरे पीछे एक सुंदर कॉटेज। हाँ दिख रहा है। जी आ गए। आप अपना थोड़ा कैमरे को थोड़ा नीचे करिए कुसुमलता जी, थोड़ा कैमरे को नीचे करिए। ये ठीक है। हाँ जी प्लीज शैलेंद्र जी। सारे संसार में फैले हुए आपके चैनल के दर्शकों, मेरे लिए वैद्य जी का नाम गुमनाम ही रहेगा अभी तक, जब तक आप नहीं बोलेंगे। मैंने बता दिया, अनुपम जी। अनुपम ताम्रकर नाम है वैद्य जी का, अनुपम ताम्रकर, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और मैं आरंभ करता हूं दीदी की बातों को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि देखिए हमारे देश में, आदित्य जी आपको पता ही है कि एलोपैथी का कुछ ऐसा भूत सवार हुआ कि लोगों ने अपनी देह और अपनी आत्मा दोनों पर कुठाराघात किया। और आज जो व्यवस्था चल रही है हमारे देश में, वो हमारे मन प्राण और देह के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इसमें आहार विहार पर कोई विचार नहीं है, उस पर विशेष ध्यान नहीं है। और दीदी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि फिर भी हमारा कोई पुण्य है कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो, जैसे मैंने शीर्षक में भी कहा है कि यदि आप तकनीकी पहलू पर ध्यान दें आदित्य जी, तो संसार भर में जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं उनकी जननी है भारत में आयुर्वेद वाली चिकित्सा पद्धति। हमारे वैद्य जी विस्तार से इस पर बताएंगे आपको कि कैसे कोई औषधि जो आयुर्वेद की है उसी का केमिकल नाम दे के या उसका फॉर्मूला बना के आप उसको एलोपैथिक नाम दे देते हैं, होम्योपैथी का नाम दे देते हैं और यूनानी आदि कर देते हैं। मेरा जो आज कहना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश में एक तो एलोपैथी का, जैसे मैंने कहा, भूत सवार है। इलाज चिकित्सा का अर्थ ही लिया जाता है कि एलोपैथी में होगा, लेकिन साथ में जिसको भारतीय चिकित्सा पद्धति कहते हैं उस पद्धति में भी आयुर्वेद पर हमारा पूरा ध्यान नहीं रहता है। आयुर्वेद के साथ साथ तड़का लगाया जाता है होम्योपैथी का, यूनानी का, सिद्ध का जो तिब्बत वाला है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ध्यान बट जाता है। और आयुर्वेद के अतिरिक्त जितने मैंने नाम लिए हैं, ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के आधार पर ही थोड़ा बहुत फेरबदल करके ये सारी चिकित्सा पद्धतियां चलती हैं।
अब एक प्रश्न ये उठता है कि यदि आपके पास कोई मौलिक वस्तु हो तो उस वस्तु से निकली हुई, चाहे विकृत हो या कैसी हो, उस वस्तु की क्या आवश्यकता है, उससे कितना लाभ आपको मिलेगा। तो हमने ऐसा कुछ बना लिया कि एक तो एलोपैथी का प्रहार हुआ, दूसरा आयुर्वेद को भी वह महत्व नहीं दिया जिस महत्व की अपेक्षा आयुर्वेद करता है। यूरोप में और संसार भर में, अफ्रीका को ले लीजिए आप, चीन को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, इन पर जितना अध्ययन मेरा है, सब जगह आयुर्वेद ही गया था। और आज अनेक पुस्तकें लिखी भी गई हैं आयुर्वेद के आधार पर ही, जिनमें इस बात का विशद वर्णन है कि कैसे चिकित्सा पद्धति का फैलाव हुआ है। एक उदाहरण मैं दूंगा, और दीदी उसकी असली अधिकारिणी है, लेकिन फिर भी मैं भी बोल रहा हूं। आप यूरोप में जब प्लेग के विषय में पढ़ते हैं, वहां की महामारियों के विषय में पढ़ते हैं, जो महामारी से आपने बात शुरू की थी आदित्य जी, आप मुझे बताइए, समाज का आधा हिस्सा, तिहाई, चौथाई, इतना समाज मर जाता है। इतनी बड़ी संख्या में यूरोप के लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन भारतीय संपूर्ण वाङ्मय में ऐसा कोई सबूत, साक्ष्य नहीं मिलेगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मनुष्यों की मृत्यु हुई हो सामूहिक। उसके पीछे का क्या कारण था? उसके पीछे का कारण था सबल, सुदृढ़, सिद्ध चिकित्सा पद्धति, गांव गांव में वैद्यों की उपस्थिति, आहार विहार पर समुचित विचार। और हमारे यहां स्वास्थ्य को सर्वांगीण माना जाता है। हमारे गांव में अभी भी किसी कोई बीमार पड़ता है, ज्वर पीड़ित होता है, तो यह नहीं कहता कि बीमार हो गए हैं, कहता मन खराब हो गया है। हमारी चिकित्सा पद्धति में मानसिक और शारीरिक दोनों की चिकित्सा एक साथ होती है। मनुष्य की और उसकी आत्मा जो उसके अंदर है, उसको छांट के अलग करके कंपार्टमेंटलाइज करके यहाँ उपचार नहीं होता। जो आप जानते होंगे कि जब साइकोलॉजी विषय पश्चिम में उभार हुआ, तो उसमें जो उसका फ्रायड था, उसका जो जन्म, वहां तो हर कुछ का जन्मदाता होता, उसका बाप ही पैदा होता 19वीं शताब्दी में, तो पुत्र कब होंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई बाप नहीं है जो आज पैदा हुआ है। तो फ्रायड ने पैदा कर दिया मनोविज्ञान। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति के पैर में घाव था, मैं इलाज करता चला गया, सालों बीत गए, घाव ठीक नहीं हुआ। फिर उससे उसने बात करनी शुरू की, और बात करते करते उसके मनोविकार, उसके मन में क्या है, वो स्वप्न कैसा देखता है, जो दीदी ने आरंभ में कहा वैद्य जी के विषय में। और फिर उसको लगा कि इसके मन में घाव है, जिस कारण से उसके पैर का घाव ठीक नहीं हो रहा है। और अंततः उसने मन के घाव का उपचार किया और पैर का घाव ठीक हो गया। ये आपको फ्रायड का पहला ही अध्याय है मनोविज्ञान का, उसमें मिल जाएगा। फिर भी पश्चिम का दुर्भाग्य यह है कि वह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मन, प्राण, शरीर एक ही फ्रेम में है, उनको हम छांट के नहीं देख सकते। तो मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से अद्भुत अनुभूति हुई है। दीदी ने तो अच्छा खासा समय यहाँ बिता दिया, कई दिन पहले आ गई, लेकिन मेरा जो 3-4 दिन का संपर्क संबंध है, उससे मुझे जो मेरी धारणा पहले से ही बनी हुई थी, वो धारणा और पुष्ट हुई है और सुदृढ़ हुई है कि भारत को ही नहीं, संसार को यदि मनुष्य बनना है और यदि उसको स्वस्थ रहना है, और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? हमारे यहाँ का जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष जिए, लेकिन आगे कहा जाता आनंद से जिए। 100 वर्ष जिए, कैसे जिए? हमारे दांत ठीक रहें। 100 वर्ष जिए, कैसे जिए? हमारी आंखें देख सकने लायक रहें, अर्थात अंग प्रत्यंग से लेकर के मस्तिष्क तक 100 वर्षों तक यथावत रहें। तो यदि इसके आप अभिलाषी हैं, और हमारा कहना है संसार को इसका अभिलाषी बनना है, तो आपको यहां लौट कर आना पड़ेगा। आयुर्वेद की जय कहनी होगी, आयुर्वेद की शरण में जाना होगा,
आयुर्वेद की पूजा करनी पड़ेगी। क्यों? इसके साथ वेद है, आयु का वेद है, ये आयुर्विज्ञान का वेद है। तो आप समझिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान को कितना महत्व दिया। और ये आज की बात मैं बता के अपनी वाणी पर विराम दूंगा कि जिसको आज मेडिकल साइंस कहते हैं वह वस्तुतः साइंस पूर्ण रूपेण नहीं है। ऐसी कोई विधि नहीं है कि संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एक ही हो। मैंने किसी शोध प्रबंध में पढ़ा था कि बहुत बड़े बड़े नेता, हर व्यक्ति का तो आज से 50 साल 60 साल 100 साल पहले के ब्लड प्रेशर का माप उपलब्ध नहीं है, लेकिन सौभाग्य से बड़े बड़े नेताओं का उपलब्ध है, अमेरिका से लेके भारत तक। तो उनके ब्लड प्रेशर में इतना वेरिएशन है कि यदि सही में डॉक्टर देखे तो उसको कहेगा कि ये तो ब्रेन स्ट्रोक से मरने वाली स्थिति है इस व्यक्ति की, लेकिन वह व्यक्ति पूरा जीवन स्वस्थ रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे शरीर में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं और कितने से आगे हो जाए कि मुझे बीमार घोषित कर दिया जाए, यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई गणित नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। और ये जो पश्चिमी विज्ञान हर मनुष्य को एक जैसे ही हाँकता है, एक जैसे ही उसका उपचार करता है, तो वह उस शरीर के साथ उपचार नहीं है, बलात्कार है। इसलिए मैं मानता हूं कि आयुर्वेद व्यक्ति विशेष का उपचार करता है, उसकी नाड़ी का परीक्षण करता है। और एक और शब्द पर बात करके मैं वैद्य जी से निमंत्रण दूंगा कि वो बोले, वो है कफ शब्द को। कफ, आदित्य जी आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कफ शब्द संस्कृत का शब्द, और ये जो कॉफिंग है अंग्रेजी का, ये कफ है। कफ से ही वो कफ बना लिया उन्होंने। मैं सोचता रहा कि जब ये शब्द ही उनके पास नहीं था तो उन्हें रोग का भी पता नहीं होगा, और जब रोग का ही नहीं पता होगा तो उसके समाधान को कभी नहीं समझ सकते हो। इसलिए ये अंधे अंधा ठेलिया दो को पड़ंत, अर्थात गुरु भी अंधा है, चेला भी अंधा है, दोनों साथ जा रहे हैं, सामने कुआं पड़ा, दोनों गिर गए और मर गए, तो आपको कहां से उपचार होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है संसार भर में फैले हुए सभी व्यक्तियों से कि संसार को आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो औषधि है उसका शरीर पर कुप्रभाव नहीं पड़ता। दीदी ने जो कहा दवा खाइए बीमार होइए, क्योंकि वो केमिकल एंटिटी है, आपके शरीर में वो जाती है, किसी न किसी रूप से आपकी हानि होती है। तो मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूं और अब मैं बुलाता हूं जो मेरे बगल में बैठे हैं, वैद्य जी हैं, अनुपम ताम्रकर जी इनका नाम हुआ, और ये जो है सिद्ध करेंगे, बताएंगे कि कैसे संसार की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनकी जननी आयुर्वेद है। और तुलनात्मक रूप से भी ये संक्षेप में आपके सामने अपनी बातें रखेंगे, और मुझे आशा है दर्शक अत्यंत लाभान्वित होंगे। और दीदी ने जैसे कहा कि ये आरंभ है, इसके बाद हम कई और कड़ियों में अपनी बातें दर्शकों के समक्ष रखेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे ये अवसर मिला है यहाँ पर सभी के सामने आयुर्वेद के विषय को रखने का। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वास्तव में आयुर्वेद शब्द क्या है, हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा वेद, आयु प्लस वेद, ऐसा वेद जो आयु के बारे में बताता हो। मुझे जो है पहले आप बिफोर यू स्टार्ट थोड़ा सा मुझे अपना दर्शकों को अपना बैकग्राउंड बताइए थोड़ा सा, फिर उसके बाद जी मैं और कैमरे को शैलेंद्र जी आप अपने थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर मूव करिए ताकि ये बीच में आए हल्का सा। हाँ मैं कर देता हूँ आप और इधर परफेक्ट ठीक है। और नहीं आप वहीं पे रहिए शैलेंद्र जी, आप वहीं पे रहिए जहाँ पे आप बैठे थे। मैं आ जाऊंगा ना, आप कराइए, अभी बात कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए प्लीज कंटिन्यू।
सो वैद्य अनुपम जी, पहले अपने बारे में बताइए दर्शकों को कि आपकी क्या, किस तरह आपने इसमें आपने अपनी विद्या को बढ़ाया, हाउ यू योरसेल्फ एजुकेटेड योरसेल्फ, और कौन आपके गुरु हैं, कहाँ से सीखा आपने, एंड देन वी बिगिन विद द आयुर्वेद का जो आप बता रहे हैं, प्लीज। मेरा नाम वैद्य अनुपम है और मैं एमडी हूँ पंचकर्म विधा से, पंचकर्म विषय से, और विभिन्न विषयों में मैंने पीजी डिप्लोमाज और पीजी भी किया है। ज्योतिष शास्त्र का भी मैंने अध्ययन किया है। और जीवन में मुझे जब आयुर्वेद की इच्छा मेरी जो जागृत हुई जानने की, वो कक्षा 10 में, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में कुछ ग्रंथों का अध्ययन करता था। एक कल्याण में एक आरोग्य अंक आता था, इसमें उस तरह के ग्रंथों का अध्ययन करता था, तो मेरी रुचि जागृत हुई। और कक्षा 12 में मैंने शारंगधर संहिता को खरीदा और नाड़ी परीक्षा सीखना शुरू किया। और संयोग से ऐसे गुरु मिले, डॉक्टर राम सुख सोनकर, वो मेरे नाड़ी परीक्षा के गुरु रहे हैं। तो उन्होंने नाड़ी परीक्षा का ज्ञान दिया। बाद में वैद्य शैलेश नाडकर्णी सर हैं, जो दूध पापेश्वर में जीएम रहे हैं, उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों को गूढ़तम तरीके से, जब मैं बीएमएस कर रहा था तो उस समय उन्होंने सिखाया। और उसके बाद जब साधना से इसको जोड़ने का जो कार्य है, वो मेरे गुरुजी हैं सिद्ध महाराज बाबा जी, जब उनका सानिध्य मिला तो इस ज्ञान को, जो वास्तव में साधना की ही चीज है, क्योंकि आयुर्वेद धर्म से जुड़ा हुआ है, तो मुझे उससे जुड़ने का सानिध्य उनके समक्ष मिला। तो उसके बाद बहुत सारी सूक्ष्म चीजें खुलती गई। और आपने ये देखा होगा कि पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जो भी आयुर्वेदाचार्य रहते रहे थे, वो कहीं न कहीं ऋषि थे। जैसे महर्षि वाग्भट्ट का नाम आता है, जिन्होंने अष्टांग हृदय की रचना करी। महर्षि चरक का नाम आता है, महर्षि सुश्रुत का नाम आता है। वो वैद्य सुश्रुत या डॉक्टर सुश्रुत कहीं नहीं बोला जाता, महर्षि बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने साधना के जरिए, चूंकि ऐसे लोगों को आप्त कहा जाता है। आप्त का मतलब होता है कि जो त्रिकालदर्शी होते थे और साधना के जरिए ऐसे उन्नत ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे और ऐसे ग्रंथों की रचना करते थे जो कई हजार वर्षों तक भी उस पर शोध करी जाए तो वो कम होती थी। ऐसे ही हमारी बृहत्त्रयीज है। और जो ज्ञान आयुर्वेद का पहले एप्लीकेबल होता था, आज भी उसी रूप में एप्लीकेबल हमें परिलक्षित होता दिखता है। बस जरूरत है हमें सही डायग्नोसिस की, सही निदान की, सही चिकित्सा की और सही औषधि की। तो इस तरह का ज्ञान मेरे गुरुओं से मिला मुझे, और मैं निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आयुर्वेद को अभी केवल 1% जानता हूँ। आयुर्वेद एक समुद्र है और मैं उसके छोटे से भूभाग को देख रहा हूँ। और एक आयु में उसे, बिना साधना के, अगर हम साधना नहीं करते तो एक आयु में उस संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना संभव भी नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद केवल औषधि नहीं है, इसमें दैवोपाश्रय चिकित्सा, जिसमें मंत्र आदि होते हैं, युक्तोपाश्रय चिकित्सा, मेडिसिन और सर्जरी, और सत्वावजय चिकित्सा, जिसको एनएलसी थेरेपीज आज की डेट में बोला जाता है कई जगह, एनएलपी थेरेपीज वगैरह। तो इन सभी का सामूहिक रूप से ये सारा कुछ वर्णन पहले ही कर दिया गया है, और इससे बहुत सारी चिकित्सा पद्धति निकली है, वो हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है, और मैं एक अपने जीवन काल में एक छोटा सा वैद्य हूँ, जो आयुर्वेद के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है समाज के लिए, मैं निरंतर प्रयास में हूँ। तो आपका प्रश्न था यहाँ पर कि, थैंक यू वेरी मच। अब आप प्लीज बताइए, आयुर्वेद जो आप बता रहे थे, प्लीज बताइए। तो दर्शकों को, एक्चुअली मैं बता दूं दर्शकों को कि वैद्य जो अनुपम जी हैं, आपका नाम, लास्ट नेम ताम्रलकर क्या है जी? हाँ, जो वो, तो वैद्य जो है प्रोफेसर कुसुम केडिया जी और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की वजह से हमारे चैनल पे आए हैं। और दर्शकों को ये भी मैं बोलूंगा कि इनको बड़ा ध्यान से देखें, सुने इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो नए यूथ हैं, उनको आयुर्वेद के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया गया है डॉक्टर्स के द्वारा,
जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या WHO से एफिलिएटेड है, और उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी आपको प्रोफेसर कुलदीप कीड़े जी ने बताया थोड़ी देर पहले। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न कि व्हाट इज आयुर्वेदा, और उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्या पद्धतियां किस प्रकार की होती हैं, तुलनात्मक विश्लेषण हम लोग करेंगे। प्लीज कंटिन्यू नाउ प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बात करेंगे आयुर्वेद की कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है। अभी ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी होता है, आयुर्वेद मतलब कुछ ऐसे ही पुराने लोगों ने लिख दिया, क्योंकि महर्षि का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। वो महर्षि को मतलब को नहीं समझते कि महर्षि किस साधना की किस अवस्था को महर्षि की उपाधि दी जाती है। उन्होंने कहा हाँ, पुराने कुछ लोगों ने लिख दिया और वही धीरे धीरे अनुभवजन्य ज्ञान हुआ, उसमें कुछ किताबें बन गई, वही आयुर्वेद है जो कहीं काम करता है कहीं नहीं काम करता है, और उसको यूजुअली स्यूडो साइंस बोला जाता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है। आयु प्लस वेद, तो आयु और वेद, आयु का जो वेद है ये आयुर्वेद है, और अथर्ववेद का जो 7वां अध्याय है भैषज वेदम, यहाँ से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में भी आयुर्वेद का थोड़ा थोड़ा जिक्र मिलता है, लेकिन विशेष तौर पे अथर्ववेद में 6000 मंत्र बताए हुए हैं जिसमें आयुर्वेद का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। अब ये वेदों की उत्पत्ति, इसके लिए चरक संहिता में लिखा हुआ है ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रह, मतलब ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी, उत्पत्ति मीन्स स्मरण किया उन्होंने वेदों का, और वो उसमें आयुर्वेद भी शामिल था सृष्टि उत्पत्ति के पहले। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसके एग्जिस्टेंस की, तो सृष्टि उत्पत्ति के पहले ऐसा चरक संहिता में डिस्क्रिप्शन आता है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, रामायण महाभारत को मानते हैं, अपने वेदों को मानते हैं, पुराण को मानते हैं, तो निश्चित तौर से ये लॉजिक भी हमें मानना चाहिए, और ना मानने की कोई बात ही नहीं है कि इसमें हम कोई डाउट करें। तो ये ज्ञान भगवान ब्रह्मा से आया हुआ है, और ये कालांतर में जो अगर हम इतिहास पढ़ें आयुर्वेद का, तो ये प्रजापति से इंद्र और फिर ये स्वर्ग लोक से सतयुग के अंत में, जब सतयुग का अंत हुआ तो महर्षि आत्रेय को भेजा गया हिमालय में, जैसे ये हिमवत खंड में हम बैठे हुए हैं, इसी तरह से सतयुग के अंत में, मतलब सतयुग का अंत मतलब अगर हम वैदिक काल गणना की बात करें जो वाल्मीकि रामायण से लेकर के आर्यभट्टियम आदि ग्रंथों में दी हुई है, तो 8,64,000 साल का तो द्वापर युग है, उससे डबल जो है वो त्रेता युग है, तो 20 लाख साल से भी ज्यादा पुराना ये आयुर्वेद की उत्पत्ति का जो वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। तो ये थोड़ा सा दार्शनिक बातें हो गई, लेकिन हमें इन लॉजिक्स को समझना होगा कि वास्तव में आयुर्वेद जो हमें पढ़ाया जाता है, सिलेबस में भी यही पढ़ाया जाता है कि 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें ये पढ़ाया जाता है, आर्कियोलॉजी पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाया जाता है कि पहले आदि मानव था, तो पहले कुछ नहीं था। तो अगर हम आदि मानव की थ्योरी को अगर हम अपनी वैदिक थ्योरी से मैच करें तो कहीं भी मैच नहीं होता है। फिर हम इस कंक्लूजन में आते हैं, जो मेरा अपना एक कंक्लूजन है कि ठीक है, आदि मानव रहा होगा, अमेरिका में रहा होगा, यूरोप में रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहा होगा, भारत में तो सतयुग से जो हमारा जो सभ्यता है वो विकसित रही है। तो आयुर्वेद परंपरागत ज्ञान जो आप्त जो त्रिकालदर्शी ऋषियों ने जो दिया, तो वो कालांतर से चला आया, और जो औषधि त्रेता युग में काम करती थी तो वो आज भी काम करती है। तो एक श्लोक आता है, जब महर्षि आत्रेय को चुना गया, महर्षि आत्रेय ने महर्षि भारद्वाज जो है वो इंद्र के पास गए, उनको उग्र तपा कहा जाता था, है ना। अभी हिस्ट्री में ये सब चीजें आती हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर चारों युगों को देखा, इसलिए उन्हें उग्र तपा कहा जाता था। तो वो इंद्र के पास गए और उन्होंने महर्षि आत्रेय को दिया। महर्षि आत्रेय के 3 शिष्य हुए, अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारित छार पार्णिश्च, ये 6 शिष्य हुए।
तो इनको आयुर्वेद का ज्ञान अलग अलग जिनका जितना योग्यता थी दिया, तो उसमें महर्षि पराशर का भी नाम आता है, अग्निवेश का नाम आता है। तो अग्निवेश जो है वो चिकित्सा के जानकार हुए, प्रबुद्ध हुए। उन्होंने अग्निवेश संहिता लिखा, जो बाद में चरक संहिता जो आज की समय में उपलब्ध है और सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है, वो ग्रंथ लिखा। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लगभग 1 मिलियन पेटेंट्स जो है वो चरक संहिता में आज की डेट में है। और ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है पेटेंट्स का वो भारतीयों का नहीं है, विदेशियों का है। और फिर हमें ये बोला जाता है कि आयुर्वेद स्यूडो साइंस है। इसके बाद सुश्रुत संहिता, सर्जरी का ग्रंथ, पूरी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है उसमें, और कई तरह की सर्जरीज का डिस्क्रिप्शन है उसमें। तो अगर हम ये कहें कि हमारा भारत जो है वो पहले कमजोर था, तो ये तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं होगा। अष्टांग हृदय जिसमें राजीव दीक्षित जी का जिक्र आता है, वो काफी उसको रेफरेंस लेकर के बोलते थे। तो इसमें भी ऐसी सूत्र बताए हैं महर्षि वाग्भट्ट द्वारा। तो कालांतर में ऐसे फिर वेदों से निकल करके बहुत सारी संहिताएं, रसशास्त्र और इस तरह की 8 ब्रांचेस बनी, जिसमें पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, सेक्सुअल मेडिसिन, हर सारे तरह के डिविजन्स जो हैं वो डेवलप हुए। अब हम बात करते हैं कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद को ऐसा बोला जाता है कि ये अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। तो मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि अगर आयुर्वेद अवैज्ञानिक होता, तो कोई भी सभ्यता होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, अगर वो काम की नहीं होती, तो कालांतर में 100-200 वर्षों में वो गायब हो जाती है। लेकिन चूंकि आयुर्वेद का इतिहास इतना पुराना रहा है और आज भी वो उसी फॉर्म में काम करता है, उसकी औषधियां वैसे ही काम करती हैं जो प्राचीन से प्राचीन काल में काम करती थी। तो ये कहना तो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। और आयुर्वेद में जो औषधियों के रूप में यूज होता है, एक चरक संहिता में बहुत अच्छा श्लोक है, नानादिभूषितम द्रव्यो किंचित द्रव्य उपलभ्यते। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको चिकित्सा के रूप में उपयोग ना किया जा सके, बस उसके संस्कार, उपलब्धता और उसके तरीके पे निर्भर करता है कि उसे औषधि कैसे बनाना है। इवन सर्प विष से औषधि बनती है। ये अगत तंत्र एक ग्रंथ होता है, टॉक्सिकोलॉजी, जो आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें सर्प विष को औषधि के रूप में प्रयोग करने की विधा आज की नहीं, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। वो एक षड्यंत्र है कि हम आधुनिक होते चले गए और पीछे की चीजों को छोड़ते चले गए, और हमें ऐसा सिखाया भी गया, हमें ब्रेन वॉश भी किया गया। तो आज हम अपने ही विज्ञान को डाउट करते हैं। रामायण की बात करें, आयुर्वेद का जिक्र आता है, औषधियों का जिक्र भी आता है, नामतः जिक्र आता है। महाभारत की हम बात करें, उसमें भी आयुर्वेद की औषधियों का जिक्र आता है। क्योंकि पुराने जमाने में अगर इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे, तो अगर हम उसको एनालाइज करें तो हम ट्रॉमा कैसे ट्रीट करते थे, हम इंजरीज कैसे ट्रीट करते थे। आज के समय में तो युद्ध अब बहुत कम हो गए हैं, एक लीगल सिस्टम है और एक भारत की एक सरकार, एक पुलिस व्यवस्था है। पुराने जमाने में राज्य होते थे, सिस्टम यही था, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से कार्य करता था। तो किले की दीवारों से गिर जाना, ट्रॉमा, इंजरी, ये सब बहुत कॉमन था। और ज्यादा नहीं, अगर हम आज से 300 वर्ष पहले चले जाएं, हम म्यूजियम जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े हथियारों को देखते हैं, जिन हथियारों को हम उठा के चला नहीं सकते, उस तरह के हथियार यूज होते थे। ये तो एविडेंस है, क्लियर कट एविडेंस है कि हम उसे देख रहे हैं। तो जब ऐसे शस्त्रों से आघात होता था, उस समय कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, कोई ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, जिस तरह के हॉस्पिटल्स, आईसीयू मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। कैसे लोग ठीक होते थे? क्योंकि अगर ठीक नहीं होते तो आज हम नहीं होते, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे। तो मैं आपको
मैं आपको एक डेटा देता हूँ। जी 12वीं शताब्दी से लेके आज तक दुनिया में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पे युद्ध ना हुए। बिल्कुल सही बात है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया। सिर्फ जी महाभारत काल के बाद, महाभारत युद्ध के बाद जी 1500 साल का पीरियड था जहाँ पे कोई युद्ध ही नहीं हुआ। जी। और उस समय ऐसी ऐसी औषधियां प्रयुक्त होती थी जिसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट, मतलब आज हम अगर उस घाव में लगा रहे हैं तो कल नई स्किन आ रही है। इसका मैंने एक प्रयोग भी किया था एक पेशेंट पे शुरू में। तो जब मुझे उस औषधि के बारे में पता चला, विधारा वृद्ध दारू एक औषधि होती है जो जंगलों में पाई जाती है, उसके बारे में मैंने प्रयोग किया कि एक पेशेंट था, उसको गैंग्रीन था, गैंग्रीन का केस था वो। और जब मैंने उस पे उसका रस से ड्रेसिंग करना शुरू किया तो 10 दिन में उसका गैंग्रीन खत्म हो गया। जबकि वो केस एम्पुटेशन का केस था। मतलब एम्पुटेशन का मतलब होता है कि डॉक्टर ने उंगलियों को काटने की सलाह दे दी थी और उन्हें उन्हें एडवाइस करी गई थी कि अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा और बाद में आपके पैर को काटना पड़ेगा। वो पेशेंट आयुर्वेद में आया, मेरे पास ट्रीटमेंट लिया और 10 दिन में वो ठीक होके चला गया। तो ये उस औषधि के बारे में मुझे और विश्वास हुआ कि वास्तव में इस तरह की कई सारी औषधियों का प्रयोग जो है वो प्राचीन काल में होता रहा होगा, जिससे हम न केवल घावों को भरते थे बल्कि पूर्ण स्वस्थ रहते थे और ज्यादा मजबूत भी रहते थे। अब हम बात करेंगे आधुनिक विज्ञान में जो एक पेटेंसी सिस्टम है और जो स्यूडो साइंस की बात कही जाती है, पेटेंट्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भारत में पेटेंट का चलन बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो भारत उसी लिस्ट में बहुत पीछे है। अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तो त्रिफला एक सिंपल सी मेडिसिन है। लगभग हर घर में हरड़ बहेड़ा आंवला है ना, घर में लोग पुराने जमाने में बना के भी रखते थे जो गांव में होते थे। पेट साफ करने की औषधि है। लगभग 500 पेटेंट्स खाली त्रिफला में है। क्या जरूरत पड़ गई भाई आपको पेटेंट्स लेने की, जब आपको जड़ी बूटियों में कोई साइंस ही नहीं दिखता, जब आपको लगता है आयुर्वेद की स्यूडो साइंस है, आपको क्या जरूरत पड़ गई पेटेंट्स लेने की। गिलोय 2000 से ज्यादा पेटेंट्स है। और मैं आपको गिलोय की बात करूं, शब्दों में बहुत सारी पैथियां चल रही हैं। मैं आगे बताऊंगा कि चरक संहिता में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जिससे कई सारी पैथियों का बाद में अलग अलग नामों से जन्म हुआ, जैसे जैसे ग्रंथ जो है विभिन्न देशों में जाते गए। लेकिन अभी मैं एक सिंपल सी बात करूंगा, जैसे गिलोय, गिलोय है, अगर हम उसको जंगल में देखते हैं, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया उसको बोलते हैं, तो वो एक वनस्पति विज्ञान का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगर हम उसे डायग्नोज कर रहे हैं कि हाँ ये गिलोय है, अगर हम उसकी पहचान कर लिए, गुडुचि है, आयुर्वेद में इसका जिक्र है, वो एक आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटी हो गई। उसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि किस तरह से भाषाओं के खेल से एक इंडस्ट्री चल रही है मेडिसिन की। उसी गिलोय को लेकर के अगर हम गिलोय सत्व बनाते हैं या गिलोय घनवटी बनाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई। शास्त्र में जिक्र है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, तर्क संगत है। वही गिलोय अगर हम उससे एक एक्सट्रैक्ट निकाल ले रहे हैं, टीना कार्डिन, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया से अगर हम एक एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, उसका नाम हमने क्या रख दिया वेस्टर्न मेडिसिन में, टीना कार्डिन। वो टीना कार्डिन इम्यूनोमॉड्यूलेटर के यूज में आता है। अगर हम यूनानी में जाएं तो वो गिलोय अर्क फॉर्म में अगर हम उसको बनाते हैं तो गिलोय अर्क हो गया। आयुर्वेदिक औषधि में गिलोय अर्क आता है, यूनानी में भी गिलोय अर्क आता है। अगर वो हमदर्द कंपनी से लॉन्च हुआ तो यूनानी मेडिसिन हो गई। होम्योपैथी में अगर टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया मदर टिंचर हम बनाते हैं, उसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकाल करके, तो वो होम्योपैथी बन जाती है। गिलोय वही है, काम गिलोय वही करेगी चाहे हम जिस फॉर्म में दें, लेकिन अगर हम उसको वास्तविक फॉर्म में जो आयुर्वेद के सिद्धांतों में बताया गया है तो मल्टीपल रूप से काम करती है और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, इसी तरह की हजारों औषधियां हैं जिस पे इस तरह के काम हो रहे हैं कि भाषा के अंतर में
हमें इंडस्ट्री के रूप में वो परोसा जा रहा है और हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मूल आयुर्वेद है, जिसका मूल जो है वो आयुर्वेद ही है, और ये आज का नहीं, हजारों लाखों सालों से इसका जो वर्णन है वो चला आ रहा है। और गिलोय जो है, जो त्रेता युग में जो गिलोय मिलती थी, आज भी वो गिलोय जो हमें जंगल में प्राप्त होती है या हम फार्मिंग करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें वही मिलता है। वो पुराने जमाने में भी फीवर को उतारती थी और आज भी फीवर को वैसे ही खत्म करती है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन की जो सिद्धांत है हर 30 साल में चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि देश काल परिस्थिति की बात आई, सर ने कहा, तो आयुर्वेद देश काल परिस्थिति, अनूप देश, जंगल देश और साधारण देश और प्रकृति, मनुष्य की प्रकृतियों के बारे में बात करता है, मानव प्रकृति के बारे में बात करता है। प्रकृति का अगर मतलब मैं है कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक वेरिएशन। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन हम पूछूं, कोई पैरामीटर सेट नहीं कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं पैरामीटर के आधार पे, कि नेपाल में पोखरा एक जगह है, वहां के लोगों में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल से बढ़ा आता है, और वो इतना बढ़ा आता है कि वहाँ के जो मेरे पेशेंट्स थे उन्होंने दिखाया। एक पेशेंट है, वो सीए है और वो मल्टी कंट्री में ट्रेवल करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, दुबले पतले हैं। मैंने उनका 6 महीने ट्रीटमेंट किया, वो मेरा पहला केस था। मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट किया उनका। उनका ट्राइग्लिसराइड 300 से एबव आता था। डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आगे चल के 400-500 होगा और आप जल्दी से इसे ठीक करिए। कोलेस्ट्रॉल भी उनका बढ़ा आता था। मैंने उनका सारी आहार विहार की चिकित्सा करी, उनका लेवल डाउन हुआ, लेकिन वही आहार विहार करते हुए वापस से बढ़ गया, जो अपथ्य नहीं था, पथ्य था। तो बाद में मैंने एनालाइज किया, नाड़ी परीक्षण किया, पूर्ण रूप से उनके वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में पैरामीटर्स बताए हुए हैं, यूनिवर्सल पैरामीटर हैं, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये आयुर्वेद के सिद्धांतों में मैंने उन्हें स्वस्थ पाया। बाद में मैंने उन्हें बोला कि ये पैरामीटर को आप छोड़िए, आप स्वस्थ जीवन जिए, आहार विहार को फॉलो करिए, आपको कभी कुछ नहीं होगा। अभी एयरपोर्ट में उनसे मुलाकात हुई थी लगभग 1 महीने पहले, और संयोग से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी सलाह से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मेरा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल रेज कर रहा है या डाउन हो रहा है। तो इस तरह से हमने पैरामीटर सेट किए हैं, बीपी के, शुगर के, ये हर व्यक्ति के अनुसार, अनूप देश में कौन सा व्यक्ति है, जंगल देश में कौन सा व्यक्ति है और साधारण देश में कौन सा व्यक्ति है, और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की फिजियोलॉजी अलग होती है। तो हम एक ही चीजों में हम नहीं रख सकते हैं पैरामीटर को, जिससे चिकित्सा सिद्धांत यहाँ पर फेल होता है और बहुत सारी चीजों का इलाज नहीं हो पाता है। नहीं, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ ब्लड शुगर का। जी, अमेरिका में बोलते हैं 100 ब्लड शुगर होना चाहिए, mgdl 100 जी, मैक्सिमम। पॉसिबल ही नहीं है किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए, जी, और जी, जी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नीचे जाता है ना। जी, अभी सबको बोलते हैं सबका 100 होना चाहिए, तो लोग एंजाइटी में ही मर जाते हैं, स्ट्रेस में ही। जी, स्ट्रेस में भी शुगर इंक्रीज होता है ना, जी, तो उसमें ही लोग मर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने डॉक्टर वैद्य राजेश कपूर जी को दिखाया, बताया उनको, जी, और उन्होंने मुझे कुछ थोड़े से उपाय बताए। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार 100 प्लस आपका एज, जो भी आपका एज है, उसको आप नॉर्मल मानिए, उस तरह का मानिए। उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के अनुसार उन्होंने बताया, जी, मेरी एंजाइटी खत्म हो गई और अब मैं वेस्टर्न मॉडल के अनुसार भी ब्लड प्रेशर शुगर मेरा उतना ही है, नॉर्मल हो गया मेरा। जी, तो ये एक एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। अच्छा, मुझे आप गिलरॉय की बात कर रहे थे, तो जी। पैरासीटामोल के केमिकल कंपोजिशंस क्या होते हैं? गिलॉय के तो कोई केमिकल कंपोजिशन ही नहीं है, वो वनस्पति है। तो व्हाट इज द सर, इसमें देखिए, गिलोय के केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अगर हम गिलोय को और एक औषधि के रूप में देख रहे हैं तो वो एक जड़ी बूटी है, लेकिन अगर हम उसकी लेयर्स में जाएंगे तो फाइटोकेमिकल्स हमें मिलते हैं।
और मॉडर्न मेडिसिन में एग्जैक्टली आज की डेट में क्या हो रहा है कि वही फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस मेडिसिन को नया नाम दिया जाता है और बोल दिया जाता है ये न्यू मेडिसिन है और आयुर्वेद बेकार है। तो ये चीजें गलत है जो रुकना चाहिए, और बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री भी इसी तरीके से चल रही है। नहीं, इट्स ए बिग लॉबी। अमेरिका में पूरी तो लॉबी चलती है। अमेरिका में 3 ही लॉबी हैं, एक फार्मा लॉबी है, एक आर्म्स लॉबी है, और तीसरी लॉबी अब सबको मालूम है कौन सी लॉबी है, बट 3 लॉबियां चलती हैं मेन। और इन लॉबीज में मैक्सिमम यही करप्शन चलता है ज्यादातर। एंड वी ऑल नो कि अमेरिका में आयुर्वेदिक क्यों बैंड है, तो मालूम है। जी जी डिस्पाइट बीइंग बैंड वो लेकिन फिर भी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। जी। और अमेरिका में एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो गवर्नमेंट एजेंसी है, अमेरिका में एक अलग डिवीजन है प्लांट पेटेंट, जो भारत में नहीं है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि हल्दी को पेटेंट कर लिया, नीम को पेटेंट कर लिया, 1994 में उन्होंने नीम को पेटेंट किया था। तो इस तरह की चीजें आती हैं। उसका तो वैल्यू जब क्या है? आयुर्वेद में दम नहीं है तो उसका इंडिया आपको अलग से जी उसका इंडिया अलग में से तो कोई पेटेंट वैल्यू नहीं डिवीजन है। बनाने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, उसका तो कोई इंडिया में वैल्यू नहीं है। अमेरिकन पेटेंट डोंट वैल्यू इन इंडिया। ये तो जी कल को तो हवा को भी पेटेंट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी ऑक्सीजन को पेटेंट कर सकते हैं, वही अमेरिकन ऑक्सीजन है, कैसे जी जाएगा जी फिर? जी। तो तो उसका तो इसी कोई तरह वैल्यू की नहीं है। जी। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो कोविड के बाद भारत में अरबों रुपए की, जो हम डीजीएफटी की वेबसाइट में देख सकते हैं ट्रेड में, तो अरबों रुपए की जो औषधियां हैं वो एक्सपोर्ट हुई हैं, और ये हर साल बर साल बढ़ता जा रहा है। जब औषधियां प्रभावी नहीं है और औषधियां का कोई काम नहीं है, जो आयुर्वेद औषधियां हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई इसको एक्सपोर्ट में इंपोर्ट कराने की? और शब्दों के खेल में बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं जिसपे सारे विषयों को एक साथ अगर हम रखते हैं तो हमें एक पारदर्शिता प्रतीत होती है कि हाँ, वास्तव में ये जो हमारा जो प्राचीन शास्त्र है उससे छल किया जा रहा है। और आज हम भारत में भी बात करें तो अभी एक FSSAI एक संस्था है फूड की, उसमें FMD, न्यूट्रासिचुअल और हेल्थ सप्लीमेंट, ये 3 डिवीजन है। तो अभी जड़ी बूटी से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है बॉटनी के नाम से, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के नाम से नहीं, गिलोय को गिलोय के नाम से उसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया के नाम से कैटेगराइज किया गया है। और वो हेल्थ सप्लीमेंट नाम से मेडिसिन मार्केट में लॉन्च हो रही है। उसका एक अंग्रेजी नाम होता है जिसमें पेशेंट को नहीं पता चलता है कि ये आयुर्वेदिक औषधि है, उसमें आयुर्वेद का कहीं नाम नहीं लिया जाता है। और ऐसी औषधियों में या तो हेल्थ सप्लीमेंट लिखा होता है या न्यूट्रासिचुअल लिखा होता है, या आज एक नई टर्म आई है बॉटनिकल्स, बॉटनी मेडिसिन, कुछ कुछ बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, पेटेंसी में भारत में एक नियम है TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये सेक्शन 3 में आता है। इसमें आयुर्वेदिक नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज कैन नॉट बी पेटेंटेड, ऐसा कहा जाता है। एक और मेडिसिन आती है थैंकोडी, बोसवेलिया यूफोर्बिया प्रोस्टाटा एक्सट्रैक्ट। ये मेरे ख्याल से जहां तक मैं, जर्मनी का पेटेंट है ये भारत में मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ही लिखते हैं। दूधी हम बोलते हैं, दूधी का ही एक्सट्रैक्ट है वो। पेटेंट कहा, यहाँ पे पेटेंट नहीं मिल सकता था, उन्होंने कहा विदेश में पेटेंट लिया और उस ड्रग को यहाँ लॉन्च किया। वो हजारों करोड़ वो कंपनी कमा रही है। और उसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज का जो जिक्र है अष्टांग हृदय में, रक्तार्श में दुग्धी का प्रयोग बताया है। दुग्धी का मतलब यूफोर्बिया प्रोस्टाटा एक्सट्रैक्ट की एक, तो वो एक वैरायटी हो गई, लेकिन दुग्धी का ही है, वो आयुर्वेदिक औषधि है। उसके बारे में बताया जाता है अष्टांग हृदय में पहले से। लेकिन इस लॉ को भी बाईपास करके बाहर से पेटेंट लो, बहुत आसान है। बाहर वो नियम नहीं है, उसको पेटेंट लो, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करो और उससे हजारों करोड़ कमाओ। और यही मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ही थैंकोडी मेडिसिन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और एक टैबलेट में ब्लीडिंग बंद होती है।
वही टैबलेट को अगर हम ना लेकर के वही दूधी का पौधे का रस अगर हम पेशेंट को खिला दें तो एक डोज में मेडिसिन जो है वो ब्लड को, पाइल्स के ब्लड को बंद करती है। तो इस तरह से छल हो रहा है और इसे हमें जागरूक होने की जरूरत है वास्तव में। अच्छा, मैं टॉपिक पे वापस लाता हूँ आपको। जी तो चिकित्सा पद्धति तुलनात्मक, जो जी हाउ डू यू कंपेयर डिफरेंट चिकित्सा पद्धति, कैसे इसको कंपेयर करें? जी देखिए, मैं एक त्रिदोष सिद्धांत में जाऊंगा। आयुर्वेद का जो त्रिदोष सिद्धांत है, वात पित्त कफ। यूनानी मेडिसिन जब ये अरब और मुस्लिम भारत आए, यूनानी पद्धति डेवलप हुई, यहीं से वो नॉलेज ट्रांसफॉर्म हो गया और उस तरह के ग्रंथ लिखे गए। तो अगर हम पढ़ते हैं, यूनानी को पढ़ें और आयुर्वेद को पढ़ें, वही जड़ी बूटियां हैं, वही वात पित्त कफ। उन्होंने सुश्रुत को लेकर के कतरा, जिसको रक्त एक चौथा दोष बोला है, सुश्रुत में भी चौथा दोष बताया है, तो कतरा को एक चौथा दोष मान लिया है। तो वही नाड़ी परीक्षा ही ट्रांसफॉर्म होता है। चाइना अगर हम जाए तो चाइना में मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, यांग यूंग ऐसा करके 3 नाम है वात पित्त कफ के। तो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी यही वात पित्त कफ की टेक्नोलॉजी चल रही है। और हिप्पोक्रेटिस जब भारत आया था तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था यहाँ, उन्होंने औषधि विज्ञान को सीखा और उन्हीं का श्रेय, जिसको औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है, उन्होंने यही का नॉलेज लेकर के तोड़ मरोड़ करके अपनी एक सिस्टम बनाया, वेस्टर्न सिस्टम। और शुरू में उन्होंने वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट उन्होंने जोड़ा था, बाद में हटा दिया वहां से, और अपना एक लाक्षणिक चिकित्सा का विज्ञान जो वर्तमान में एलोपैथी कहा जाता है। एलोपैथी शब्द जो है, वास्तव में एलोपैथी शब्द जो है वो ग्रीक का शब्द है। तो एलोपैथी, एलो एंड पैथी, ये कहाँ से आया? हैनीमैन थे जो होम्योपैथी के जनक थे, वो भी भारत आए थे, यहाँ की जड़ी बूटियों पे अध्ययन किया और एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में उन्होंने किया, तो वो होम्योपैथी डेवलप हुई। मूल सिद्धांत आयुर्वेद में कहाँ पे आता है? चरक संहिता में, जो उपशय चिकित्सा है, उपशय चिकित्सा से होम्योपैथी का सिद्धांत डेवलप होता है। और आशा वरिष्ठ की कल्पनाएं हैं जिसमें फर्मेंटेशन करके अल्कोहल का यूज किया जाता है और उससे आशा वरिष्ठ तैयार किए जाते हैं। उसी की मिनिमल डोज फॉर्म में, वो प्रॉपर शोधन नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों का, उससे वो औषधियां बनाते हैं। और तो वो होम्योपैथी डेवलप हुई अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में। और औषधियां वही हैं, वही अश्वगंधा, विथानिया सोमिनिफेरा एक्सट्रैक्ट और मदर टिंचर के नाम से हमें दिखता है। ऐसी हजारों औषधियां हैं जो हमें, अगर हम उसको सार्वभौमिक रूप से देखें तो हमें एक प्रतीत होती है, और उसका जो मूल है वो हमें आयुर्वेद ही दिखता है एनालिसिस करने पे। तो इसी प्रकार से हैनीमैन जो है, हैनीमैन ने होम्योपैथी, मतलब वो वृद्धि समाने सर्वेशाम, सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है, इस पे जो होम्योपैथी डेवलप हुई, तो इस पे होम्यो मतलब वृद्धि समाने सर्वेशाम, इससे उन्होंने डेवलप किया, जहां रोग है वहीं उसकी औषधि है। उसी हिसाब से बाद में उन्होंने उसकी विपरीत टर्म दी, होम्यो, मतलब लक्षणों के समान जो काम करे वो होम्यो, लक्षणों के विपरीत जो औषधि काम करे वो एलो। तो एलोपैथी वहां से नाम पड़ा। जो आज होम्योपैथी के जनक ने जो नाम दिया, तो वही एलोपैथिक सिस्टम भी होम्योपैथी को अवैज्ञानिक मानता है। हालांकि होम्योपैथी में भी बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो सिंगल डोज में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन हम उसको आयुर्वेद से अलग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो रस गुण वीर विपाक जो औषधियां कैसे काम करती हैं, जो मूल ग्रंथ जो उपलब्ध हैं हमारे पास, वो आयुर्वेद में ही उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलता है। क्योंकि होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो खुद की एनाटॉमी, खुद की फिजियोलॉजी, खुद की उसकी पैथोजेनेसिस नहीं है, वो मॉडर्न थ्योरी को ही पढ़ता है। जबकि आयुर्वेद ही एक ऐसा विज्ञान है, समुचित शास्त्र और विज्ञान है, एक सार्वभौमिक विज्ञान है, कंप्लीट साइंस है, जिसमें बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और परलोक की बात करी जाती है। और उसमें सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अगर हम चिकित्सा शास्त्र की बात करें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन और उसके आगे की भी बात करी जाती है।
अरिष्ट लक्षण, अरिष्ट लक्षण एक प्री डेथ प्रोग्नोसिस होती है कि ये पेशेंट 6 महीने बाद मर जाएगा, ये पेशेंट 1 साल बाद मर जाएगा। ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन भी आयुर्वेद में एक अलग से चैप्टर है चरक संहिता में, अरिष्ट लक्षण अध्याय। उस पे हमने कुछ कुछ काम किया और हमने पाया है कि ये वास्तव में सही होते हैं। और जब हमें ये पढ़ाया जाता था, मैं आपको एक विडंबना बताऊं, जब ये हमें पढ़ाया जाता था जब विद्यालय में, तो कुछ हमारे टीचर होते थे तो हंस के टाल देते थे, ये सिलेबस पे ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है और इसमें अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं तो इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक एनालिसिस था कि जब पीछे के ग्रंथ में हमने इतना सारा पढ़ा तो ये लास्ट का तो वेस्ट तो नहीं होगा। हमने मुझे इस तरह के गुरु भी मिले और इस तरह की चीज़ों में हमने काम किया, तो आज हम इतना हमें नॉलेज मिल गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हम पारंगत हुए हैं कि हम 6 महीने पहले बता सकते हैं कि ये व्यक्ति 6 महीने बाद मर जाएगा। ऐसे लक्षण आयुर्वेद में इतना डेवलप साइंस है कि भविष्यवाणी भी करता है और वो एग्जैक्ट बैठती है। ऐसा किसी भी संसार की किसी चिकित्सा शास्त्र में नहीं मिलता। और चरक संहिता जो है, लगभग 350 प्रकार की पैथी जो है वो चरक संहिता से निकली हुई है। हम एनएलपी थेरेपी की बात करते हैं, एनएलपी थेरेपी से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सत्ववय चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई हुई है, ये उसी हिसाब से परिलक्षित होती है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसका मॉडर्न मेडिसिन और दूसरी पद्धतियों में इलाज नहीं है। माइग्रेन अर्धाभेदक आयुर्वेद में बोलते हैं, तो माइग्रेन आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ठीक होता है और इसके बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं और रिसर्च पेपर भी उपलब्ध हैं, बशर्ते उस रिसर्च पेपर को मॉडर्न मेडिसिन के जो लॉबी है वो सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पे एक बिजनेस इंडस्ट्री काम करती है। और हम बात करेंगे कि रिसर्च होती है, बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती है जिसमें आयुर्वेद को क्रेडिट नहीं दिया जाता। आप जड़ी बूटियों पे रिसर्च करेंगे, आज बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, उसमें भी जड़ी बूटियों पे रिसर्च हो रही है। फार्मा का कोर्स है, जड़ी बूटियों पे रिसर्च हो रही है। इवन MBBS MD करने पे जो थीसिस होती हैं, जड़ी बूटियों पे रिसर्च हो रही है। लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि ये आयुर्वेद से आया हुआ ज्ञान है। यहाँ पे ये छल है और इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद को जो उसकी वास्तविक स्थिति है उससे लोगों को अवगत होना चाहिए। मैं बात करूंगा लीवर डॉक, एक हेपेटोलॉजिस्ट है, आयुर्वेद की बहुत बुराई करते हैं वो। मैं उनकी बातों से तब सहमत होऊंगा, बहुत सारे एविडेंसेस हैं आयुर्वेद को मानने के लिए, लेकिन वो स्यूडो साइंस बोलते हैं। मैं उनकी बातों से तभी संतुष्ट होऊंगा जब वो आज मेडिकल स्टोर पे OTC लेवल पे पैरासिटामोल हो गया, पेन किलर्स हो गया, लोग चने की तरह खा रहे हैं और उससे कितनी लीवर किडनी लोगों की खराब हो रही है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हम अपने विषयों की बुराई ही नहीं करेंगे, बुराई हम किसकी करेंगे? नाम क्या है? नाम क्या है? लिवर डॉग कंप्लीट साइंस है जो कॉम्पिटिट करता है और जो अस्तित्व को डगमगा सकता है। इसलिए इस तरह से जो पक्षपात वाली बातें होती हैं, इसका विरोध होना चाहिए। उनका नाम क्या है? लिवर, क्या नाम है उनका? लीवर डॉक करके है, एक अलाहाबादिया यूट्यूब चैनल है, उसमें भी उनके इंटरव्यूज आए हैं। बहुत वो आयुर्वेद के विरोध में बोलते हैं। वो हमारे यहाँ IMA वाले भी बोलते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। आपने वैद्य जी को सुना विस्तार पूर्वक और हम इस पर कई और वार्ताएं करेंगे। अंत में मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूँ, जो वैद्य जी ने ही मुझे एक छोटी सी पुस्तक दी है। अब ये देखिए, इसका नाम है तांबुल मंजरी। आदित्य जी, मैं बताऊं दर्शकों के लाभ के लिए, और इसमें एक छोटा सा षड्यंत्र भी मैं देख रहा हूं। अभी से मुश्किल से 25-30 वर्ष पहले आपने देखा होगा, भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र पान की दुकान होती थी। अब इसमें लिखा हुआ है इस पतली पुस्तक में, मतलब ऐसे सैकड़ों रोग हैं जिनका निदान, जो समाधान है, निदान है, वो पान, चूना, कत्था
और सुपारी, 4 पदार्थ से है। पान में इतने औषधीय गुण है, मैं स्वयं नहीं जानता था। आज से अभी से 24 घंटे पूर्व मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। चूने का क्या महत्व है, कत्थे का क्या महत्व है, सुपारी का महत्व क्या था, ये भी मैं नहीं जानता था। इसलिए अब आप देखेंगे तो पान की दुकान हट रही है और अन्य प्रकार के दुर्गुण जो हैं वो चीजें बेची जा रही हैं। इसलिए आपसे तो आदित्य जी निवेदन है कि आप अमेरिका में भी ये तांबुल मंजरी की बात कीजिए, कहिए कि भाई तुम दुख से निवृत्ति हो जाएगी, रोग का निदान हो जाएगा। तो आज से पान, चूना, कत्था और सुपारी 4 पदार्थ याद रखिए। जब भी आप भोजन करते हो, नहीं संभव हो तो कम से कम दिन में 1 बार इतना ही मुंह में डाल करके उसका रस चूसिए, अनेक रोगों का निदान है इसमें। और सर पतंजलि की जो बात थी, पतंजलि का जो मैटर था, लगभग 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर जो है वो पतंजलि ने क्रोनिक डिजीजेस पे दिए हैं। हाँ दिए। और जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट जो है वो अंग्रेजों को द्वारा बनाया हुआ। चलिए हम उसको और भी वार्ता में रखेंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए ये पर्याप्त है कि इतना समझ लें, आनंदमय जीवन जिए, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। आरोग्यम धन संपदा हमारे यहाँ श्लोक में कहा गया है। इसलिए आरोग्यम धन संपदा, ऐश्वर्यशाली वैभवशाली जीवन जिए, आनंदित रहें और आदित्य जी भी आनंद करें। और पान भी खाए। अब पान खा सकते हैं, पान भी खाए, सम्मान के साथ पान खाएं। पान और सम्मान को जोड़े। कौन सा पान खाना चाहिए? दीदी भी दीदी आशीर्वाद दे रही है सबको। अभी वैद आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों ने सुना अभी कि किस तरह हम लोगों ने कंपैरिजन किया कि किस तरह आयुर्वेद जो है एक विज्ञान है। आयुर्वेद जो है सिर्फ वो एक मतलब वेद की कहानी नहीं है, इसे विज्ञान है। तो आपने राजेश कपूर जी को भी सुना होगा, आज ये भी सुना आपने, और बहुत सारे षड्यंत्र है, इसको हम धीरे धीरे खोलते रहेंगे आपके सामने। तो अगले शो तक हम फिर मिलते हैं, इसी तरह के टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। और मुझे टॉपिक्स का लिस्ट आप भेजिएगा और उसके अनुसार मैं लोगों को बुलाऊंगा। और इफ यू वांट टू एनीवन टू कांटेक्ट मी, then they can always write me at this email address and we will arrange or we'll schedule a talk with somebody who is expert in that topic. Namaste and Jai Jagannath, and see you next time.